नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ पेपर सोल्व करेंगे। ये जो पेपर हमारे सामने है ये 2023 में जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी उसका 1 सितंबर 2023 वाला पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का। ये पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में है, जो आपकी आने वाली 2025 की जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसमें एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह से आता है। तो इसमें हम सोल्व करेंगे कि पुराने पेपर किस तरह से आए, क्या पैटर्न रहता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती है। खरीफ की फसल होती है जो बारिश में होती है, और रबी की फसल होती है जो ठंड में होती है। याद रखने के लिए आपको ये है, जो बरसात में होगी वो होगी खरीफ की। बरसात की फसल में क्या रहता है कि आपको सिंचाई वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए इसको बोला जाता है खरीफ फसल। खरीफ फसल मतलब खरीफ की फसल। और रबी की फसल मतलब जो सर्दी में होती है, जो ठंड में होती है, जिसके लिए आपको दिन रात करना पड़ता है, रात को सिंचाई करनी पड़ती है। जिसमें दिन रात करना पड़ रहा है वो, रात में जो मेहनत करवा रही है, सिंचाई करवा रही है, वो रबी की फसल। और जो खरी है, सिंचाई की मेहनत नहीं लग रही, वो खरीफ की फसल। इसमें पूछ रहा है कि खरीफ और रबी की फसल। तो खरीफ मतलब कि जो बारिश में होगी, ये रही हमारी बारिश। और रबी मतलब जो ठंड में होगी। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, बरसात और सर्दी में। खरीफ और रबी की फसल बरसात और सर्दी में होगी। सर्दी मतलब ठंड। दूसरा प्रश्न इसमें है, जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया था, केवल राष्ट्रमंडल आयरिश और दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास ये पुरस्कार प्राप्त करने के प्राप्त थे। राष्ट्रमंडल, आयरिश और दक्षिण अफ्रीका, बाद में इसमें जिम्बाब्वे भी जुड़ गया। केवल इन लोगों के उपन्यास को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किस पुरस्कार की बात हो रही है। पहला पुरस्कार हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के लिए। ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिया जाता है, जो 1959 में शुरू हुआ था। और 2025 में ये चंद्रिका टंडन को दिया गया, इसका भी आपको ध्यान रखना है। 2025 में चंद्रिका टंडन क्यों दिया गया था, त्रिवेणी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। दूसरा इसमें पुरस्कार दिया हुआ है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के लिए या उपन्यास के लिए, जो इंग्लिश में लिखा जाता है, मूल रूप से इंग्लिश में लिखा जाता है, उसके लिए दिया जाता है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1969 में। 1969 में ये शुरू हुआ था। अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में दिया जाता है यूरो, 50,000 यूरो। और इसमें जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उसको भी 2500 यूरो मिलते हैं। 2024 में ये समंथा हार्वे को दिया गया था, ये पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार इसमें है पुलित्जर। पुलित्जर दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, और ये पत्रकारिता और साहित्य दोनों के लिए है, जो 1904 में शुरू हुआ था। अगला पुरस्कार इसमें दिया हुआ है राइट लाइवलीहुड। ये राइट लाइवलीहुड पुरस्कार मानव अधिकार और शांति, पर्यावरण, इसके लिए दिया जाता है। 1980 में शुरू हुआ था ये। हमारे प्रश्न के अनुसार उपन्यास के लिए कौन सा दिया जाता है, ये दिया जाता है बुकर पुरस्कार, जो कि
प्रारंभ में राष्ट्रमंडल आयरिश और दक्षिण अफ्रीकी, जिसमें बाद में जिम्बाब्वे के नागरिक जुड़ गए थे, उनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास को ये पुरस्कार दिया जाता था। अगला प्रश्न है, सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी उजाला या उन्नत ज्योति ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये योजना चालू हुई थी 2015 में। 2015 में शुरू हुई थी। क्या उद्देश्य था इसका? कि सबको एलईडी वितरित करना, इसलिए इसका नाम अफोर्डेबल एलईडी या उजाला उन्नत ज्योति योजना, ये 2015 में शुरू की गई थी। अगला है, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया? ये योजना 2015 में इसका नाम बदला गया है। गरीबों के लिए ये योजना है, नाम से ही दिख रहा होगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसमें 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। प्रारंभ में ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से चलती थी। इस सम्मेलन में अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ये सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है कि किस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई? तो ये ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में यह व्यवस्था की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। महामंदी अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी, यह किस वर्ष शुरू हुई? इतिहास का प्रश्न है ये। ये शुरू हुई थी 1928-29 की बात है ये, ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। इसमें ये अमेरिकी इतिहास या पूरी दुनिया के इतिहास की इसको सबसे भयंकर मंदी बोला जाता है। 1929 में शुरू हुई थी। 28 भी मिल जाता है कहीं कहीं पे, तो 1928-29 में ये शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, GVA का फुल फॉर्म क्या है? GVA का फुल फॉर्म है ग्रास वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक्स का ये शब्द है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो कि GDP, GNP, ये उसी में एक शब्द आता है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। सिंहल किस देश की राजभाषा है? तो देखते हैं किस देश की भाषा है। तो नेपाल की है नेपाली। म्यांमार की है बर्मी। बर्मी या म्यांमारी दोनों चलती है। भूटान की है जोंगखा। जोंगखा, जोंगखा जिसको D से लिखा जाता है, DZONKHA। GKHA, जोंगखा, ये भूटान की है। और सिहली है श्रीलंका की। सिहली या सिहल, ये श्रीलंका की है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश चाइना है। चाइना 36% टमाटर उत्पादन करता है दुनिया का, और पहले नंबर पे। 2023-24 की अगर बात करें तो भारत दुनिया के टमाटर उत्पादन में 10% योगदान देता है, और
13 लाख टन टमाटर का उत्पादन भारत में हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 24-25 का डाटा अवेलेबल है, जिसमें मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन में पहले नंबर पे है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये करंट का प्रश्न है, बार बार पूछा जा सकता है। दुनिया में पूछा गया है तो हो सकता है भारत का पूछ लिया जाए कितना योगदान है। दुनिया में अगर पूछ लिया जाए कितना % योगदान है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न है, सुंडा जल डमरू किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है। ज्योग्राफी का प्रश्न है ये। तो इसमें सीधा कुछ नहीं है, फैक्ट ही है कि ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। और इस तरह के प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका आंसर है आपका 1986 में ये अधिनियम पारित हुआ है। इस तरह से और भी कोई अधिनियम है तो जल संरक्षण अधिनियम 1974 में हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण 1972। उन्नीस सौ बहत्तर में पारित हुआ। जैव विविधता संरक्षण 2002 में पारित हुआ। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम 2006 में हुआ। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में हुआ। वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण 2000 में पारित हुआ। इसके अलावा एक और संस्था है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में 2010 से ये काम कर रही है। इससे संबंधित एक फैक्ट है कि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। यह आपके लिए होमवर्क है कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एनजीटी का, क्योंकि टाइम टाइम पर बदलते रहते हैं। किस कार्य के लिए भीकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। भीकाजी रुस्तम कामा ये स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया था जर्मनी में। इसके लिए इनको जाना जाता है। होम रूल लिंक के लिए एनी बेसेंट को जाना जाता है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसका संबंध एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का है। इसके अलावा बंगाल विभाजन की मांग, ब्रिटिश सरकार का समर्थन, ये नहीं है। इसमें यही है कि राष्ट्रध्वज फहराने के लिए भिकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने भारत का पहला व्यक्ति है जिन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया था। अगला है, 1919 में हंटर आयोग का गठन किस घटना की जांच के लिए किया गया था। तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए। हंटर कमीशन। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है प्रोफेसर ध्रुवे। प्रोफेसर ध्रुवे, ध्रुवे का संबंध है चंपारण से। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भारत के किस प्रारूप के कप्तान बनाए गए थे। ये प्रश्न करंट अफेयर के प्रश्न है जो टाइम टाइम पर बदलते रहते हैं। तो वर्तमान में कौन
किस फॉर्मेट का कप्तान है आपको ये देखना है। और करंट में कोई अगर मैच या इस तरह से कोई टूर्नामेंट हुआ हो, एशिया कप, वर्ल्ड कप, इस टाइप से, तो आपको उसके बारे में भी अपडेट रखना है कि कौन जीता है, किसको हरा के जीता है, कितना हरा के जीता है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि कितने रनों से हरा है, कितने विकेट से हरा है, इस तरह से प्रश्न भी। तमांग सेलो लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें अगर आप छत्तीसगढ़ के देखोगे तो इसमें अरपा पेरी के धार, ये यहाँ का लोकगीत है छत्तीसगढ़ का। तो राज्य की मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा ददरिया, सुआ, पंथी, भरथरी, भोजली, गोरा, ये यहाँ के लोकगीत है छत्तीसगढ़ के। गुजरात के लोकगीतों में है गरबा, काठियावाड़ी, रास, पधार, ये गुजरात के। कर्नाटक के यक्षगान पूछा जाता है कई बार ये भी। गुजरात का गरबा। और तमांग ये है पश्चिम बंगाल का। तमांग सेलो ये बुद्धिस्ट गीत है जो कि पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल वगैरह इन एरियो में होता है। इसके अलावा बंगाल का है बाउल, भटिलाई, भरवे, इस तरह के और भी लोकगीत बंगाल में प्रचलित है। अगला प्रश्न है वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का प्रश्न है ये। वीर सिंह देव का भव्य महल दतिया में है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्याय मुकुट का हीरा है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। न्याय मुकुट का हीरा है। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का प्रश्न है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है, भेड़ाघाट। इसके अलावा पंचमढ़ी में कौन से जलप्रपात है? तो पंचमढ़ी में रजत प्रपात है, बी फाल है, डचेस फाल है, अप्सरा फाल है। फाल, इसका भी ध्यान रखना है। रजत प्रपात पंचमढ़ी में, रजत प्रपात, बी फाल, डचेस फाल, अप्सरा फाल, या अप्सरा प्रपात। इस अप्सरा प्रपात को परिपुल भी बोलते हैं। दोनों में से कोई भी आ जाए। पंचमढ़ी में। पेंच में है पेंच प्रपात, पेंच जलप्रपात, पेंच में दे नाम से ही पता चल जाएगा। खंडवा में है मंदार जलप्रपात, ये खंडवा में है। अगला प्रश्न है इसमें उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो अलाउद्दीन खान साहब मेहर के हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति और है आमिर खान साहब, ये इंदौर के हैं। ये आमिर खान पिक्चर वाले नहीं है, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। आमिर खान। और उस्ताद अलाउद्दीन खान है मेहर से संबंधित। द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है? ये हर बार जितने भी किताबें आती है आपको उनके बारे में जानकारी रखना है कि ये अभय कुमार की किताब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। जेनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। एक सौ चौराणु सदस्य इसके वर्तमान में सदस्य है। 194 देश इसके अभी सदस्य हैं। इसके प्रमुख है मार्गरेट चेन। वर्तमान में WHO के प्रमुख है मार्गरेट चेन। 194 सदस्य है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महासागरों के ज्वार और लहरों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको उत्पन्न करने के लिए महासागरीय लहरों या ज्वार को उपयोग किया जाता है? इससे ऊर्जा और बिजली का उत्पादन होता है। ज्वार भाटा से और महासागरीय लहरों से बिजली का उत्पादन होता है। अगला है इसमें कथन और कारण। कथन दिया है ठोस कचरा आज दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है। और कारण दिया है कि यह मिट्टी और प्रदूषण दोनों को प्रदूषित करता है। तो सही है इसमें कि ठोस कचरा मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है और ये आज के समय दुनिया का एक प्रमुख मुद्दा है। तो इसमें एक और दोनों दोनों सत्य होंगे। इसमें आपको देखना है कि जो दोनों सेंटेंस दिए दोनों सही है कि नहीं है, या एक सही है और एक गलत है, ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है, या ए सही है लेकिन आर की व्याख्या नहीं है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें दोनों सही है कि ये जल मिट्टी और जल दोनों को प्रदूषित करता है ठोस कचरा, और आज के समय में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें विभेदित पादप शरीर नहीं है? विभेदित पादप शरीर मतलब कि पादप शरीर होता है प्लांट, और विभेदित का मतलब होता है कि अलग अलग भागों में, जैसे जड़ तना पत्ती, ये अलग अलग भागों में। इसमें पूछा गया है कि किसमें विभेदित पादप शरीर नहीं है, तो ये होता है थैलोफाइट में। थैलोफाइट में पादप शरीर विभेदित नहीं होता है। इसमें एक ही थैले में पूरा शरीर की संरचना होती है, इसलिए इसको थैलोफाइट बोला जाता है। थैलोफाइट मतलब कि वो जीव जिसका शरीर थैलस के रूप में है। जैसे एग्जाम्पल मशरूम। मशरूम में ये होता है कि उसमें आपने देखा होगा कि मशरूम कुछ इस तरह से होता है। इसमें अब पूरी संरचना एक थैले में ही है। इसमें जड़ पत्ती तना अलग अलग नहीं है, इसलिए इसको थैलस बोला जाता है, जो थैलोफाइट में आता है। इसमें शरीर अलग अलग नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जो अगर आपने दीवारों पर काई देखी होगी तो उसमें छोटे छोटे प्लांट होते हैं, मॉस बोला जाता है उसमें। अगर आप इनको देखोगे ठीक से तो ये बाकायदा इसमें पूरे पौधे की संरचना होती है, मॉस बोला जाता है उसको। इसी में अगला है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ये रहता है कि इसमें सुई जैसी पत्तियां होती हैं। जैसे अगर आपने चीड़ देवदार वगैरह अगर ठंडे एरियो के पौधे देखे हो जिसमें तीखी पत्तियां होती है, वो जिम्नोस्पर्म में आती है। टेरिडोफाइटा में क्या आता है, तो इसमें पौधे में जड़ तना पत्ती ये तो होती है, लेकिन इसमें बीज और फूल नहीं होते। इसमें आता है फर्न, जिसमें बीज और फूल नहीं आएंगे। बाकी जड़ तना पत्ती यानी कि एक प्लांट की जो संरचनाएं होती है वो सब व्यवस्थित अलग अलग है। हमारे इस प्रश्न के हिसाब से आंसर होगा थैलोफाइट, जिसमें पादप शरीर अलग अलग विभेदित नहीं होता, एक ही में होता है।
अगला प्रश्न है, सुरेश द्विपक्षीय समरूपता, बंद परिसंचरण और मेटामेरिक विभाजन वाले जीव का सामना करता है। सुरेश को यह पता लगाने में सहायता करे कि यह जानवर कौन सा है। तो वो जानवर आपका होगा एनेलिडा। क्या फर्क होता है इसमें? एनेलिडा का शरीर लंबा शरीर होता है जिसमें दिया हुआ है द्विपक्षीय समरूपता, बंद परिसंचरण, मेटामेरिक विभाजन। एनेलिडा मतलब जिनका शरीर लंबा होता है इस तरह से। अगर आपने केचुआ देखा हो, वो एनेलिडा है। इसके अलावा मोलस्का क्या होता है? मोलस्का होता है जिसका शरीर कैल्शियम के खोल में बंद रहता है और नरम नरम शरीर रहता है। और शरीर संरचना में सिर्फ सिर, पैर और शरीर होता है। जैसे अगर आपने सीप देखा हो, स्नेल देखा हो, इस तरह के जो जानवर होते हैं, शंख जिसको आपने देखा हो, ये जीव होते हैं मोलस्का। इनका शरीर बिल्कुल नरम होता है और कैल्शियम की खोल में बंद रहता है। और इकाइनोडर्मेटा में ये होता है कि इनके शरीर पर, स्किन पर कांटेदार संरचना होती है, मतलब इनकी स्किन कांटेदार होती है। और ये ज़्यादातर सभी ये समुद्री जीव ही होते हैं। सूत्रकृमि में बारीक बारीक कीड़े होते हैं जो सूत्र के रूप में होते हैं, ऐसे धागे जैसी संरचना, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं और ज़्यादातर मिट्टी में पाए जाते हैं ये। तो हमारे इस प्रश्न के अनुसार आंसर है एनेलिडा। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि वातावरण में किसका प्रतिशत औद्योगिक क्रांति के बाद से दोगुना हो गया जब से मानव ने जीवाश्म ईंधन को बहुत बड़े पैमाने पर जलाना शुरू किया। तो ईंधन जलाने से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हुई है। अगला प्रश्न है, समुद्री मछली पकड़ने का काम किसके द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल द्वारा किया जाता है? तो इसमें इको साउंड और सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है मछली पकड़ने के लिए समुद्र में। अमीबियासिस एक रोग है जिससे रोगाणु प्रभावित होता है। अमीबियासिस आपके शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो अमीबियासिस आपके आंतों को प्रभावित करता है। ये आंतों का रोग है। इससे पेट में दर्द होता है। हृदय को प्रभावित कौन करता है? आपको पता है, हार्ट अटैक वगैरह ऐसे समस्या आती, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये हार्ट की समस्या है। लंग के लिए जो भी सार्स वायरस होते हैं वो फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, कोरोना वगैरह सब ये। मस्तिष्क के लिए मेनिंजाइटिस वगैरह ये चीज़ें होती है। तो जो आपका अमीबियासिस है, ये अमीबा से फैलता है और आंतों को प्रभावित करता है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में अपांग से पृथक किए गए पानी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको पुनर्निर्मित जल कहेंगे। मनुष्य के लिए कितने डीबी से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक हो सकता है या हो जाता है? मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ये मनुष्य के सुनने की क्षमता है। इससे बीच की चीज़ें इंसान सुन लेता है। 20 हर्ट्ज से कम हुई तो नहीं सुन पाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुई तो नहीं सुन पाएगा। 20,000 हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज। इसको आप ये भी कह सकते हो कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। डीबी की अगर बात करें तो 0 डीबी से लेकर के लगभग लगभग 120 30 डीबी तक व्यक्ति सुन सकता है। 120 डीबी या
130 dB। लेकिन ये साउंड बहुत खतरनाक होता है, सुन तो सकता है लेकिन कान के पर्दे फाड़ देगा। शरीर को तकलीफ ना हो इतनी क्षमता कौन सी है, तो 80 dB तक, 80 dB तक व्यक्ति सुन सकता है। हालांकि 80 dB भी नुकसान करती है, जनरली 70 से 80 dB माना जाता है। 70 dB ठीक ठाक रहती है, लेकिन प्रश्न के अनुसार 80 dB तक का साउंड आपके कानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको चुभेगा नहीं। इससे ऊपर का अगर साउंड है तो आप सुन तो पाएंगे, लेकिन आपके कानों को चुभेगा, आपको शरीर को तकलीफ होगी। चाक का आणविक सूत्र क्या है? चाक मतलब जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, वो चाक। चाक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, चूना पत्थर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी, इस पृथ्वी के बाद कुछ वायुमंडलीय परतें पाई जाती है। सबसे पहली होती है क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल के बाद होती है समताप मंडल। समताप मंडल से ऊपर होता है मध्य मंडल। और इस मध्य मंडल से ऊपर होता है आयन मंडल। आयन मंडल या इसको ताप मंडल भी बोला जाता है। इसके बाहर होता है बहिर्मंडल। ये वायुमंडल के अलग अलग लेयर्स होती है। इसमें ओजोन परत होती है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में होती है, लेकिन इस समताप मंडल वाले क्षेत्र में होती है। समताप मंडल में, जहाँ पर क्षोभ मंडल खत्म होता है और समताप मंडल शुरू होता है, इस एरिया में ओजोन होती है, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। निम्न में से कौन सी फसल आमतौर पर जायद से जुड़ी नहीं है? आमतौर पर अगर बात करेंगे तो इसमें सूरजमुखी आमतौर पर जायद फसल नहीं है। वैसे तो इसको आप कभी भी उग जाती है, फसल आ जाती है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है आमतौर पर। सामान्यतः ये जायद फसल नहीं है। जायद फसल कौन सी होती है? जो गर्मी में आती है, तो तरबूज, खीरा, करेला, ये सब गर्मी की फसलें। सूरजमुखी आमतौर पर गर्मी में नहीं उगाया जाता है। निम्न में से कौन से पौधे का उदाहरण है जो प्रकंद के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जो प्रकंद से उसका प्रजनन होता है, मतलब उसमें फूलों की जरूरत नहीं पड़ती है बीज बनने के लिए, फल बनने के लिए? तो वो है आपका फर्न। फर्न में अलैंगिक प्रजनन होता है। लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस बात का ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, सत्य नहीं है। लिनियस की प्रणाली एक पदानुक्रमित संरचना पर आधारित है। लिनियस की प्रणाली प्रजातियों के नाम के लिए द्विपद नामकरण का प्रयोग करती है। लिनियस ने ऐसे जीवों को एक साथ समूहित किया जिनमें स्पष्ट शरीर लक्षण, जैसे पैर की संख्या या पत्तियों का आकार समान थे। लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है और जीवों के बीच
विकासवादी संबंधों पर विचार करती हैं। इसमें ये डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता है? अलैंगिक प्रजनन मतलब जिसमें फूल पत्ती भाग नहीं लेती है, जिसमें परागकण वगैरह ये चीजें भाग नहीं लेता है। लैंगिक प्रजनन में बहुत जरूरी है फूल का होना। बाकी सब अलैंगिक प्रजनन करते हैं। भ्रूणस्तरी, प्रकंद, कंद, ये सब अलैंगिक प्रजनन में आते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आपने इस कंद का एक टुकड़ा काट के अगर कहीं दूसरी जगह लगा दिया तो वो पौधा बन जाएगा। इसको मतलब किसी और की जरूरत नहीं है, कंद, प्रकंद, भ्रूणस्तरी इन पे। लेकिन फूल में एक मादा फूल को नर फूल की आवश्यकता होती है पराग के लिए। तो ये अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता, इसके लिए लैंगिक प्रजनन होता है फूल के लिए। फूल लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाइए। कौन सा क्रम इसमें गलत है? तो अगर आप इस क्रम को देखोगे तो 8 के बाद 16, मतलब क्या हो रहा कि ये इसका दुगुना हो रहा। 16 से 24, फिर इसमें 8 जुड़ रहे। फिर अगर इसमें अगला देखोगे तो 32 आना चाहिए, लेकिन है 35। तो इसमें इस श्रृंखला में जो गलत है वो 35 है, सी वाला 35। इसके बाद अगर आप देखोगे तो वापस ये 40, 48, इसमें 8 8 बढ़ रहे हैं। तो इस श्रृंखला में गलत है 35। 35 मतलब सी वाला। असंगत शब्द का चयन कीजिए। इनमें असंगत क्या है? पहला है पुपिल, दूसरा है आइरिस, तीसरा है कार्निया, चौथा है मेडुला। तो ये ऊपर वाले जो तीनों है ये आंख में पाए जाते हैं। और मेडुला बैकबोन में, खोपड़ी के नीचे जहाँ पर खोपड़ी जुड़ती है उसको मेडुला बोला जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसमें डी वाला असंगत है, ये अलग है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें अलग कौन सा है? रिकेट्स, एनीमिया, टाइफाइड या स्कर्वी। इन सबको अगर आप देखोगे तो जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको सूखा रोग बोलते हैं या आस्ट्रियोमलेशिया। आस्ट्रियो मलेशिया, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया होता है रक्त की कमी से। जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। रक्त की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। और जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इसमें मसूड़ों वगैरह का समस्या आती है। अब इसमें असंगत चुनना है तो रिकेट्स हो रहा है कमी से, एनीमिया हो रहा है कमी से, और स्कर्वी हो रहा है कमी से, और टाइफाइड हो रहा है कुछ बढ़ जाने से, इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया आ रहे, तो इससे टाइफाइड हो रहा है। तो इसमें अगर अलग की बात करेंगे असंगत कौन सा है तो टाइफाइड, क्योंकि बाकी सब हीनताजन्य रोग। हीनताजन्य रोग मतलब किसी कमी से हो रहा है, और ये टाइफाइड बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो रहा है। आरेख में त्रिभुज कुत्तों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त बिल्लियों का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत तोते का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रश्न दिया हुआ है
फिर इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। अब इसमें बताना है कि किसमें तोते नहीं है। अगर आप कुत्ते को देखोगे तो इसमें त्रिभुज में कुत्ते हैं, वृत्त में बिल्लियां है और आयत में तोते हैं। तो हमें तोते नहीं है वो वाला चुनना है, मतलब इनको छोड़ना है। उन संख्या उन लोगों की संख्या जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है, मतलब दोनों में से कुछ भी है, या तो कुत्ते हैं या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है, तो हमें ये वाला हिस्सा छोड़ देना है, बाकी सबको काउंट कर लेना है। क्या क्या बच रहा है बाकी में? 7, 8, 6, 5, 1। ये वो लोग हैं जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। ये हो रहे 27। 27 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। निम्न में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और आकाशगंगा के बीच संबंध दर्शाता है? तो अगर आप सूर्य और चंद्रमा को देखोगे तो ये है आकाशगंगा, जिसके अंदर सौरमंडल आता है और उस सौरमंडल के अंदर सूर्य आता है और चंद्रमा आता है। तो आपके ये आंसर ठीक होगा इस, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा सौरमंडल अपने इस आकाशगंगा के अंदर है। तो आकाशगंगा के अंदर आपको सूर्य और चंद्रमा को लेना है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है। दी गई उत्तर आकृति के विकल्पों में उस उत्तर आकृति का चयन करें जैसा कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पर बनेगी। कैसे बनेगा? एक पेपर को आपने पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, ये हिस्सा बनेगा और यहाँ पर ये छेद किया गया। अगर अब इसको आप खोलोगे तो पहले खुलेगा कुछ ऐसा, ये हिस्सा, ये जो यहाँ पर छेद है ये यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसको एक बार और खोला जाएगा तो ये छेद यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। प्रश्न में ऐसा कहीं पर है? सी वाले में। कागज के टुकड़े को मोड़ा गया और इस प्रकार काटा गया है जैसा प्रश्न आकृति में दर्शाया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से ज्ञात करें कि वह खुलने के बाद कैसा प्रदर्शित होगा। इसको अगर आप मान लेते कि ऐसा पूरा है, इसको अगर आप खोलोगे ये पूरा एक गोल हो जाएगा। इसके बाद इसको आप खोलोगे, ये इधर भी आ जाएगा, सेम इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। आपका जो इसमें चिन्ह बनेगा सी वाला। नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति में कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है। दी गई उत्तर आकृति के विकल्प में उस उत्तर आकृति का चयन करें जैसा कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पर बनेगी। अगर इसको खोलेंगे
एक डॉट ये यहाँ बनेगा, यहाँ, दूसरा यहाँ, दूसरा ये। तो आपका आंसर ये बनेगा। दिए गए प्रश्न आकृति में कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है। दी गई आकृति के विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जैसा कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पर आकृति बनेगी। सेम वही प्रश्न है। ये बन जाएगा यहाँ पर, जब इसको खोला जाएगा तो ये यहाँ पर भी आएगा। सेम यहाँ पर गोला बन जाएगा, इसको खोला जाएगा तो यहाँ पर भी आएगा। सेम इधर भी आ जाएगा। ये आकृति बनेगी इसमें। जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। आंसर दिया है इस पे, लेकिन यहाँ पर भी दोनों तरफ ही ऐसे आना चाहिए, तभी उत्तर बनेगा इसका। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कागज को मोड़कर काटा गया है, तो इसमें से कौन सा बनेगा। इसी को अगर आप देखोगे, अगर इसको खोला जाए, ये बड़ा बिंदु है, इसके पास छोटा बिंदु है। अगर इसको ऊपर खोलोगे तो एक छोटा बिंदु आएगा, फिर एक बड़ा आएगा। इसको नीचे खोला जाएगा तो एक बड़ा आएगा, फिर एक छोटा आएगा, फिर एक छोटा आएगा, फिर एक बड़ा आएगा। ये इसका आंसर होगा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न प्रतिकृति को पूरा करती है। इसको पूरा करने के लिए ये आंसर आपका यहाँ है। इस पैटर्न को पूरा करना है तो ये इसका आंसर है। उत्तर आकृति में सबसे ठीक विकल्प चुनकर प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। सीधा इससे मिल रहा है ये वाला।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि इसका किस प्रकार से संबंध है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगली संख्या आएगी। 121 और 9 में क्या संबंध है, जो 256 से बाद वाली संख्या के साथ होगा। 121 का अगर आप देखोगे तो ये 11 का रूट होता है। अगर इसको रूट करेंगे तो ये 11 का होता है। इसी तरह से इसका कितना निकलेगा, 16। 11 में से कितने कम है, 2। 11 में से 2 कम किए तो आपके 9 आ गए। इसी तरह से अगर 16 में से 2 कम करेंगे तो 14 आएंगे। अपना इसमें आंसर आएगा 14। इस प्रकार के प्रश्नों में कोई फिक्स नहीं होता है कि इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। आपको देखना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या सूट हो रहा है, उस तरह से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। लाल, नीला, मैजेंटा ये कलर है जिसमें से लाल और नीला बिल्कुल अलग होता है, तो आपस में मिले हुए नहीं हो सकते। चतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज ये भी मिले हुए नहीं हो सकते। सरीसृप, छिपकली, शेर ये भी मिले हुए नहीं हो सकते हैं। क्रिकेटर, फुटबॉलर, भारतीय ये हो सकता है। इसका आंसर ही आएगा। ये हो चुके हैं 50 प्रश्न कंप्लीट। अगले 50 प्रश्न हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।